चलो गुड मॉर्निंग बेटा। सारी चीजें अभी क्लियर है? ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है? एक बार बोल दो फटाफट से। यस, सारी चीजें क्लियर है? एक बार बोल दो फटाफट से। चलो ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है तो बोल दीजिए एक बार क्लियर है करके। यस यस यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो यस यस, श्रद्धा का कहना है यस सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना कोई वक्त गवाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यस, शुभम, हिना, श्रद्धा, हितेश, अग्रिमा और अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अनिल, चलो हितेश। तो चलो आज हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट टॉपिक इज बेसिकली केयर एंड मैनेजमेंट पढ़ा था, एनिमल न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे डिसीज मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी यार, थोड़ा सा पीपीटी में ना गलत हो गया ये। हम लोगों को इसकी जगह पे आज हम लोगों को देखना है स्ट्रेस साइकिल, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो चलो आगे बढ़ते, स्ट्रेस साइकिल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मैं टॉपिक का नाम थोड़ा सा चेंज करना भूल गया। स्ट्रेस साइकिल के बारे में आज हम लोग देखेंगे, स्ट्रेस साइकिल। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस साइकिल? स्ट्रेस साइकिल का मतलब क्या होगा पहले तो ये समझ लो। स्ट्रेस साइकिल का मीनिंग होता है कि जैसे ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वैसे काऊ में होता है स्ट्रेस साइकिल। जैसे ह्यूमन फीमेल्स में जैसे हम लोग देखते हैं ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वैसे ही काऊ में होता है, दैट इज स्ट्रेस साइकिल। अब स्ट्रेस साइकिल क्या होगा, कैसे होगा, ये भी समझते हैं। सो स्ट्रेस साइकिल ह्यूमन फीमेल में अगर हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन फीमेल में नियर अबाउट स्ट्रेस साइकिल होता है 28 डेज का और काऊ में स्ट्रेस साइकिल होता है 21 डेज का। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझ लीजिए। स्ट्रेस साइकिल ये फीमेल के बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस है। फीमेल के बॉडी में, अब फीमेल के बॉडी में ओवरीज होते हैं, है ना, 2 ओवरीज होते हैं, उसमें से ओवम रिलीज होता है। अगर वो फर्टिलाइज हुआ तो ठीक, नहीं तो वो थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, थ्रू द ब्लड वो बाहर चला जाता है। अब जैसे कि आप कैट को मतलब आप कैट यूज कर रहे हो, आप डॉग यूज कर रहे हो, उसमें भी आप फीमेल डॉग यूज कर रहे हो, है ना। सो उनको भी स्ट्रेस साइकिल आती है। अब काऊ में स्ट्रेस साइकिल होती है। तो स्ट्रेस साइकिल का क्या है, क्या चीजें हैं, ये समझते हैं। अब काऊ में स्ट्रेस साइकिल होती है 21 डेज की, बफेलो में स्ट्रेस साइकिल होती है 21 डेज की, गोट में स्ट्रेस साइकिल होती है 21 डेज की, लेकिन शीप में स्ट्रेस साइकिल होती है 17 दिनों की, 17 डेज की। सो द लेंथ ऑफ स्ट्रेस साइकिल ये अलग अलग होती है। काऊ में 21 डेज, बफेलो में 21, गोट में 21, लेकिन शिप में 17 दिनों की स्ट्रेस साइकिल होती है। अब स्ट्रेस साइकिल में क्या क्या चीजें होती है, कैसे होती है, ये मैं पहले आपको समझा देता हूं कि ये स्ट्रेस साइकिल है क्या। फॉर द फर्स्ट टाइम आप जिंदगी में समझोगे डेफिनेटली। सो यहां से अगर हम लोग देखेंगे, सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पे होती है ओवरीज। अब ये एब्डोमिन रीजन में आप देखोगे, सो हियर इज द वजाइना, ये वजाइना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ओवरी है, ये ओवरी है। तो या ओवरी से रिलीज हो रहा है ओव्यूल, ओहम बोल देते हैं हम उसको, ओहम रिलीज हो रहा है ओहम। तो पहले ओहम यहां पर आता है ना। तो ओहम यहां से ओहम टूट के यहां तक आने में जो फेज होते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोइस्ट्रम, उसको बोलते हैं प्रोइस्ट्रम। अब यहां पे ओहम रहेगा लगभग 72 घंटों के लिए, नियर अबाउट 72 आवर्स। देखिए मैं खुल के पढ़ाना चाहूंगा बेटा, आप गलत मत समझिएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि मुझे खुल के पढ़ाने में बहुत मजा आता है और मैं बिंदास से पढ़ाता हूं। आई डोंट केयर कि मेरे सामने बैठे हुए सारे लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो दे नीड टू कि उनको सब समझना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि आप छोटे बच्चे हो तो आप लोग मैच्योर्ड हो, तो इसलिए मैं खुल के पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, आप लोगों ने एक बात सुनी थी, दैट इज अ 72 अनवांटेड नाम की एक टैबलेट है ना। दैट इज बेसिकली कि इफ देयर इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन बिटवीन दैट, अगर ऐसे होता है तो अवॉइड द प्रेगनेंसी, दैट अनवांटेड 72 टैबलेट्स इज कंज्यूम्ड बाय द पर्सन पर्टिकुलरली और दैट फीमेल, फॉर व्हाट की प्रेगनेंसी ना हो करके। सो दैट 70 अनवांटेड 72 का मतलब क्या होता है ना। सो दैट इज बेसिकली यहां से ओहम आ रहा है यहां तक, है ना, यहां से ओहम आ रहा है यहां तक, ओहम यहां पे 72 आवर्स के लिए रुकता है ना। तो आफ्टर कॉपुलेशन अगर गलती से फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये 72 आवर्स के अंदर ही ये फर्टिलाइज रहेगा और उसको हम लोगों को अगर अबॉर्ट करना है तो दैट पिल विल हेल्प। जो पिल वो कंज्यूम कर रही है लेडी, तो ये ओम मर जाएगा और प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सो इतनी सिंपल सी बात है, इसीलिए उसका नाम अनवांटेड 72 रखा गया था। अब सिंपल सी बात क्या है ना, यहां से आएंगे स्पर्म यहां पे आने के बाद, ये तो आगे की बात है, पहले तो फीमेल के बॉडी में क्या हो रहा है वो समझते हैं। सो ये है ओवरी ना, ऐसे देखो यहां पे ओवरी होती है, ये फिमरी होता है ऐसा, ये ओवरी है मान लीजिए, तो इसको फिमरी में ऐसा ये पोर्शन जो है ना, इसको ऐसे हाथ जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये होल्ड क्या होता है। सो ओवरी, इससे रिलीज होगा ओहम। तो ये प्रोसेस लगभग चलती है 3 से 4 दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक ये प्रोसेस चलेगी
और इसको हम लोग कहेंगे दैट इज द प्रोइस्ट्रम फेज। अब ओहम यहां पे आके रुकेगा, वो नियर अबाउट 72 आवर्स के लिए रुकेगा, है ना। सो नियर अबाउट 1 दिन से 2 दिन तक वो यहां तक रुकेगा, दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रम, उसको बोलेंगे ईस्ट्रम, है ना। तो पहली फेज कौन सी है बेटा? पहली फेज जिसका नाम क्या है? प्रोइस्ट्रम, 2 दिनों तक। दूसरी फेज है लगभग 24 से 72 घंटों तक के प्रोइस्ट्रम, उसके बाद आती है ईस्ट्रम, उसके बाद आती है मेटिस्ट्रम। इसका मतलब क्या होगा कि यहां से जो भी ओहम है अगर वो फर्टिलाइज होता है तो यहां पे यूटेरस में आके वो रुकेगा एंड इट विल बिकम एम्ब्रियो, अगर फर्टिलाइज होता है तो। अगर नहीं होता है तो ओहम ऐसे ही आएगा, यहां पे रुकेगा, राइट। अब बात क्या है ना, ये हुआ एम्ब्रियो। अब बाद में अगर ये फर्टिलाइज होगा तो यहां पे वो रुकेगा, तो ये आने की प्रोसेस दैट इज अ मेटिस्ट्रम, और यहां पे वो कुछ दिन रुकेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बच्चा होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो विद द हेल्प ऑफ द ब्लड, क्योंकि यहां पे वॉल तैयार होती है, विद हेल्प ऑफ द ब्लड वो निकल जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रम फ्लो। ईस्ट्रम फ्लो, जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वैसे ईस्ट्रम फ्लो होता है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं ये सारी चीजें, फिर से एक बार दोहराता हूं मैं सारी चीजें। सो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मान लेते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। सो यहां पे होगी ओवरी, ओवरी से ओम रिलीज होगा, दैट फेज इज कॉल्ड एज प्रोइस्ट्रम। ये 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो रही है। अब सेकंड, यहां पे ओहम आके रुक रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रम फेज, और इसी को बोलते हैं हीट। जब फीमेल के इस पार्ट में, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एम्पुला रीजन, इसको बोलते हैं एम्पुला रीजन, जब इस पार्ट में ओहम आके रुकता है देन फीमेल शोज द हीट सिम्टम। तब वो हीट सिम्टम पे आएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगी, अदर एनिमल्स पे माउंट करेगी, शी शोज द सिम्टम टू द मेल्स कि भैया मेरी तरफ आओ, मीटिंग करो। शी शोज द सिम्टम एंड दैट इज कॉल्ड एज हीट सिम्टम, है ना, हीट सिम्टम, उसको बोलते हैं हीट सिम्टम। अब बात तो वही है, यहां पे है ओहम, ओहम यहां पे आने के बाद वो शो करेगी वैगिंग ऑफ टेल, मतलब वो खुद की जो टेल है उसको ऐसे हिलाएगी वो, है ना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, व्हाइट कलर लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम हर वजाइना, ये सारे सिम्टम्स वो दिखाएगी। इट मींस कि दैट फीमेल इज ऑन द हीट, है ना। तो सिंपल सी बात है कि यहां से ओम रिलीज हो रहा है प्रोइस्ट्रम, यहां पे आके रुक रहा है ईस्ट्रम फेज। अब यहां से अगर यहां से आते हैं स्पर्म और ये यहां पे फर्टिलाइज होंगे, अगर यहां पे फर्टिलाइज होंगे नहीं होंगे, फिर भी बॉडी को तो यही लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है और बच्चा यहां पे आने वाला है, तो बॉडी क्या करती है ना, यहां पे ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। ब्लड फ्लो बढ़ाने से ना यहां पे यूटेराइन वॉल तैयार हो जाती है। यूटेराइन वॉल तैयार होने के बाद इसका तो मतलब बॉडी को तो यही लग रहा है ना कि अच्छा बच्चा आ रहा है तो उसको बैठने के लिए जगह चाहिए अच्छी सी, तो ये सोचता है और यहां पे ब्लड फ्लो बढ़ा देता। ब्लड फ्लो बढ़ाने की वजह से यहां पे यूटेराइन वॉल ये जो है ना वो बड़ी हो जाती है। अब मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ये ओहम जैसे के वैसे यहां पे आएगा और यहां पे आके रुकेगा, है ना, दैट इज अ मेटिस्ट्रम। यहां पे आकर रुकने के बाद सबसे आखिरी फेज होते दैट इज कॉल्ड एज डाइस्ट्रम, और उसके बाद अगर यहां पे वॉल तैयार हुई है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये वॉल रप्चर होगी, इसका ब्लड बाहर आएगा और ब्लड के साथ साथ ओहम भी बाहर आएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये बच्चा यहां पे जाएगा, ये यहीं पे बनेगा और बच्चा पेट में पलेगा, फिर वॉल नहीं टूटेगी और इसकी वजह से उसके आगे का मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर ईस्ट्रस फ्लो बंद हो जाएगा। क्योंकि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको ईस्ट्रस साइकिल या फिर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं तो ब्लड कैसे बाहर जाएगा। सो फीमेल के बॉडी से अगर ब्लड बाहर जा रहा है तो ये यूटेराइन वॉल टूटने की वजह से जाता है और एवरी मंथ जाता है। काऊ में देखेंगे तो 21 दिन के बाद आती है ये फेज, और ह्यूमन फीमेल के बारे में 28 दिनों के बाद ये फेज आती है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही है भैया ईस्ट्रस साइकिल। सो और फिर ये ब्लड चला जाने के बाद फिर क्या होगा, इधर से होगा, यही प्रोसेस सेम इधर से होगी, यही प्रोसेस इधर से होगी, बस दैट्स इट। और इसको बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। इसमें फेजेस, फर्स्ट फेज प्रोइस्ट्रम, सेकंड ईस्ट्रम, थर्ड मेटिस्ट्रम एंड फोर्थ दैट इज ड्राइस्ट्रम, और ये 4 फेजेस होती है। सो डू यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो भैया, डू यू गेटिंग माई पॉइंट? ये टॉपिक ऐसे है कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और हम लोगों को स्कूल में, कॉलेजेस में जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको स्किप किया जाता है। क्यों यार? हम लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वी आर मैच्योर्ड पीपल एंड वी नो अबाउट दिस एजुकेशन, हम लोगों को पता होनी चाहिए ये बातें। हम लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ महिला पुरुष एक समान है ना, तो क्या दिक्कत क्या है भाई? इफ शी इज कंफर्टेबल कि वो आपके साथ कोई भी उसका प्रॉब्लम शेयर कर सके, सो इसका मतलब वो सिक्योर्ड है। उसके बाद वो सिक्योर्ड है इफ शी कैन शेयर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विथ यू, तब वो सिक्योर्ड है, देन शी इज कंफर्टेबल। और हम लोग डंका बजाए जा रहे, नहीं स्त्री पुरुष समानता है, ये है वो है, सब चीजें मैं ना कोई किसी चीज के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आप लोगों को भी ये बातें समझनी चाहिए, है ना, कि क्या पेन होता है। अभी तो आजकल मतलब वो बहुत अलग अलग चीजें भी आने लगी, तो समझना चाहिए हम लोगों को। फीमेल बॉडी में जो होने वाले चेंजेस है, शी इज गेटिंग एंग्री, उसके मूड स्विंग्स होंगे, शी इज गेटिंग एंग्री, उसको लगेगा कि अच्छा नहीं कोई तो भी हो जो मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरे लिए केयर करे, है ना,
कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस है एंड थ्रू मतलब शी गो थ्रू दैट। दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट एवरी गर्ल कि वो इतने सारे पेन से चली जाती है, उसके बावजूद उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बावजूद उसको सिलेक्शन लाना होता है, उसके बावजूद उसको सारे काम करने होते हैं। सो आई रिस्पेक्ट द वुमेन। आप लोगों को भी यही बात करनी चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अभी आगे जाके एक्सक्यूज मी बेटा, सॉरी बेटा, वो कुछ तो भी काम चल रहा था वहां पे, वो डर से आवाज आ गई बीच में। उनको बोल दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। सो दिस इज स्ट्रेस साइकिल। चलो अभी देखते हैं स्ट्रेस साइकिल है क्या है। यहां तक अगर क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए मुझे एक बार। यहां तक अगर क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए बेटा एक बार। क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए मुझे एक बार। मुझे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया कि कुछ लोगों ने इमोजी डाला है उसको हंसने का, लेकिन हंसने वाली बात क्या है मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। चलो एक बार क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट से फटाफट से। अब हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कौन से फेजेस है, क्या फेजेस है, एक बार देखेंगे अपन। तो सबसे पहली फेज है दैट इज अ प्रोइस्ट्रम। क्या नाम है उसका, प्रोइस्ट्रम। यस क्लियर है सभी लोगों को। सबसे पहली फेज है दैट इज अ प्रोइस्ट्रम। मतलब मैंने जो बोला था आपको उसमें क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल प्रॉपर होगी, और यहां से वो टूट के ग्राफियन फॉलिकल ये यहां पे एम्पुलर रीजन में आएगा। सो फर्स्ट फेज क्या है, फर्स्ट फेज दैट इज अ प्रोइस्ट्रम। ये 2 दिनों तक चलता है, यहां से ओहम टूट के यहां तक आएगा, दैट इज अ प्रोइस्ट्रम। अब सेकंड है दैट इज अ ईस्ट्रम। ईस्ट्रम का मतलब है हीट पीरियड। यहां पे अगर ओहम रुक रहा है तो वो 1 दिन या फिर 72 आवर्स तक रुक सकता है, एंड फीमेल इज रेडी टू रिसीव द मेल इन दैट पीरियड। 1 दिनों तक ये चलता है, ये चलेगा 2 दिन, ये चलेगा 1 दिन, दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रम और हीट पीरियड। थर्ड होता है दैट इज अ मेट ईस्ट्रम। मेट ईस्ट्रम का मतलब क्या होगा, इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, है ना। तो यहां पे ये एम्ब्रियो जो है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो यहां पे होगा, अगर नहीं होता है फिर भी वो यहां पर आएगा। ये फेज चलती है 4 दिनों तक, तो इसको बोलते हैं मेटिस्ट्रम। और आखिरी फेज जिसको बोलेंगे डाइस्ट्रम, इसमें क्या होगा, अगर यहां पे रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो दैट ओहम यहां से निकलेगा और यहां से वो वॉल रप्चर होगी और ब्लड और ओहम नीचे चला जाएगा। तो दिस फेज इज कॉल्ड एज डाइस्ट्रम। ये चलती है 14 डेज। अब मेरे सवाल यहां से शुरू होते देखो। सो कितने फेजेस है बेटा, 4 फेजेस है, प्रोइस्ट्रम, ईस्ट्रम, मेटिस्ट्रम एंड डाइस्ट्रम, ऐसे 4 फेजेस है। विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल। मेरा सवाल अभी देखो, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल। कौन सी फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है स्ट्रेस साइकिल की। विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल, कौन सी फेज है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है स्ट्रेस साइकिल की, बोलो जल्दी से। विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्ट्रेस साइकिल, प्रोइस्ट्रम, ईस्ट्रम, मेटिस्ट्रम, डाइस्ट्रम। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बोल दीजिए। नहीं वहां पे बताना है लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होगी। चलो, सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्गेस्ट फेज।
100% लोगों का सही आंसर है। क्यों? क्योंकि सामने, आंखों के सामने है, आंखों का धोखा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अलग अलग हार्मोन्स। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, वैसे एनिमल्स के बारे में बॉडी में भी अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे हिप्स हो, अडर हो, उसके बाद उनके टीट्स हो, ये सारी चीजें बढ़ाने के लिए एस्ट्रोजन हेल्प करता है। उसके बाद है प्रोलैक्टिन, वर्ड में ही आता है प्रोलैक्टिन। लैक्टोज का मतलब होता है मिल्क एंड प्रोलैक्टिन मतलब दिस इज हार्मोन रिलेटेड टू द सिक्रीशन ऑफ, दिस हार्मोन इज रिलेटेड टू द सिक्रीशन ऑफ, क्या सिक्रीशन करना? मिल्क सिक्रीशन के लिए हेल्प करेगा प्रोलैक्टिन। उसके बाद आएगा प्रोजेस्टेरॉन, थिकनिंग ऑफ यूटेरस। हम लोगों ने देखा ना कि यूटेरस वो थिक हो रहा है, ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन जो फीमेल के बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन हुआ है ड्यू टू द प्रोलैक्टिन, वो बॉडी के बाहर लाने के लिए जो हार्मोन हेल्प करता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। द रिलीज ऑफ द मिल्क, बॉडी से मिल्क बाहर आने के लिए ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस रिलेटेड हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन रिलेटेड टू द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए एस्ट्रोजन यूज में आता है। सो ये अलग अलग हार्मोन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन AFO 2018 में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज द चेंज इन यूटेराइन ब्लड, दैट इज एस्ट्रोजन। अभी हम लोगों ने देखा थिकनिंग करता है वो। सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ईस्ट्रस साइकिल, अभी हम लोगों ने देखा दैट इज डाइस्ट्रम। पूछा गया सवाल, वही पूछे गए वही सवाल मैंने पूछ रहा हूं। चलो थोड़ा सा बढ़ते आगे। अब पूछा गया सवाल कि अच्छा चलो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हीट पीरियड। मैं अभी क्या बोला था, पहले तो प्रोइस्ट्रम, फिर बाद में वो जैसे तैसे वो एम्पुलर रीजन में ओहम आ रहा है एंड शी शोज द एक्साइटमेंट कि अभी शी इज रेडी टू रिसीव द फीमेल, है ना, शी इज रेडी टू रिसीव द फीमेल। सो सिम्टम्स ऑफ हीट क्या है कि कैसे समझे कि शी इज रेडी टू रिसीव द मेल। सो फर्स्ट थिंग ऑफ पेड, वो कुछ भी नहीं खाएगी। सेकंड, ड्रॉप इन द मिल्क यील्ड। थर्ड, एक्साइटेड, बेलोइंग साउंड, जब वो शी इज रेडी टू रिसीव द मेल शी प्रोड्यूस अ बेलोइंग साउंड। ओडेमा और स्वेलिंग ऑफ जेनिटलिया, मतलब भलवा उसका और ये फिर उसका जो वजाइन है वो स्वेल होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ट्रांसपेरेंट म्यूकस डिस्चार्ज उसके बॉडी से हो रहा है। काउ एंड बफेलो जो हीट पे है वो अदर एनिमल पे माउंट करते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हीट। सर समझ में आ गया। अब हमको आप लोग बताइए, सर आप बताइए कि सर इसका मेटिंग करवाना है, सर मुझे दिक्कत क्या है, सर मेटिंग करवाना है सर उसका मुझे। सो उसका मेटिंग करवाते वक्त दो चीजें होती है बेटा, मेटिंग करवाना है ना उसका तो दो चीजें होती है। द फर्स्ट थिंग इज दैट एक तो नेचुरल मेटिंग करवाओ एंड सेकंड थिंग इज दैट उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाओ। नेचुरल थिंग, वन बुल इज सफिशिएंट फॉर 50 काउ एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक बुल का वीर्य निकाल लो आप, दैट इज सफिशिएंट फॉर 1000 काउस। सर एक बुल का वीर्य सफिशिएंट फॉर 1000 काउस, ये कैसे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी ह्यूमन बीइंग में वैसे यहां पे, और नेचुरल मतलब नेचुरली, है ना, तो मीटिंग विद द बुल नेचुरली, और यहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सर अभी मुझे आप बात बताओ, तो ये तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये तो नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड हम लोगों को पता है कि नेचुरली बुल को लेकर आओ और फीमेल के साथ उसका मीटिंग करवाओ, ये तो नेचुरली हम लोगों को पता है। लेकिन व्हाट अबाउट द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसमें क्या करना है सर, उसके बारे में जरा बताओ। व्हाट अबाउट द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके बारे में क्या करना है वो बताओ। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में क्या करना है वो देखो बेटा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि हम लोगों को, सिंपल सी बात, क्या स्टेप्स होती है उसमें आप समझ जाओगे सारी की सारी चीजें। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना क्यों है? फर्स्ट तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब मेल के बॉडी से स्पर्म निकालो और फीमेल के बॉडी में डाल दो, आर्टिफिशियली करो। जहां पे नेचुरल सर्विसेज पॉसिबल नहीं है वहां पे हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। बेनिफिट पहला, नेचुरल सर्विस में 50 से 60 एनिमल्स, एक बुल पूरे साल भर में 50 से 60 एनिमल्स हम लोगों को मतलब मीटिंग करवा के दे सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से एक बुल 1000 एनिमल्स को पर ईयर मीटिंग करवा के दे सकता है। सर फिर अगर हम लोग देखेंगे कि सर वो स्पर्म अगर स्टोर करने तो दैट कैन बी स्टोर्ड इन -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। सर आप बता रहे वो समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्या बेनिफिट है उसके? एक, सीमेन क्विकली अवेलेबल हो जाएगा। नंबर 2, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस नहीं होंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से नहीं होंगे क्योंकि उनका बॉडी कॉन्टैक्ट आ ही नहीं रहा है। थर्ड थिंग, ओवरकम डिफिकल्ट साइज वेट, मतलब डैम बहुत हेल्दी है, सायर बहुत हेल्दी है, तो उनमें मेटिंग करने का बहुत दिक्कत होता है, तो ऐसे में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। थर्ड, आउटस्टैंडिंग एनिमल्स लोकेटेड अपार्ट फ्रॉम मेटेड, जब बहुत दूर कोई तो भी एनिमल रह रहा है तो उसका स्पर्म लेके आओ, सिर्फ उसको मत लेके आओ। सो दिस कैन बी पॉसिबल विद द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि हम लोग आर्टिफिशियल मेटिंग उनका करवा सकते हैं एनिमल्स का। सर कैसे करना है ये बताओ। सो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है हम लोगों को। सबसे पहले काऊ है यहाँ पे और यहाँ पे बुल, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, बुल से सीमेन एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेज, एक्सट्रैक्शन ऑफ सीमेन। नंबर 2, वो सीमेन जो आपने एक्सट्रैक्ट किया उसको इवेल्युएट कीजिए कि हाँ ये सही है या गलत है, अच्छा है बुरा है, इवेल्युएशन ऑफ सीमेन। थर्ड,
इतू सा सीमेन मिल रहा है अपने को, 5 ml 10 ml जो कुछ भी है, उसको डाइल्यूट करके बड़ा बनाना है। सो डाइल्यूशन ऑफ सीमेन ज्यादा बनाना है। अब सीमेन को प्रिजर्व करो, प्रिजर्व कर लिया हम लोगों ने, रखा कुछ दिनों के लिए, एंड उसके बाद जब फीमेल के बॉडी में डालना है, सो दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। मतलब हम लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर आर्टिफिशियल मीटिंग करवाना है तो बहुत ही आसान स्टेजेस है। फर्स्ट बूल से सीमेन एक्सट्रैक्ट करो, उसका इवेल्युएशन करो कि हाँ ये अच्छा है, एंड उसके बाद उसको प्रोसेस करो, अनडाइल्यूट करो, बड़ा बनाओ, उसको ज्यादा बनाओ, उसके बाद उसको प्रिजर्व करके रखो, और जब हम लोगों को जरूरत है तब फीमेल के बॉडी में थ्रू द वजाइना उसको डालो। सर काऊ में क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं? काऊ में क्या स्टैंडर्ड होते हैं? काऊ में क्या स्टैंडर्ड होता है? मतलब मुझे नहीं समझा बेटा, आपको सवाल जो पूछना है मनीष जी फिर से पूछिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में करनी है ना? ये सारी चीजें हम लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में करनी है। तो उसमें से सबसे पहली चीज क्या है? सीमेन कलेक्शन। तो चलो अभी बुल का सीमेन कलेक्ट कर लेते हैं अपन। तो यहां तक अगर क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए मुझे एक बार। यहां तक क्लियर है तो मुझे क्लियर बोल दीजिए एक बार बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी। अब सीमेन कलेक्शन करना है, सीमेन कलेक्शन करना है तो अलग अलग मेथड होती है। सीमेन कलेक्शन करना है तो कौन सी मेथड है? अभी हम लोगों को सीमेन कलेक्शन करना है। फर्स्ट वजाइना मेथड, आर्टिफिशियल वजाइना मेथड, थर्ड मसाज मेथड, इलेक्ट्रो इजाकुलेटेड मेथड, ब्रीडिंग बैग एंड डिजिटल मैनिपुलेशन। तो इतनी चीजें जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग सीमेन कलेक्शन कर सकते हैं। पहली मेथड है दैट इज वजाइना मेथड। इसमें क्या होता है वो देखो, सिंपल सी बात है, नेचुरल मीटिंग करवाओ, है ना, नेचुरल मीटिंग करवाओ, और नेचुरल मीटिंग करने के बाद, नेचुरल मीटिंग करवाओ, और नेचुरल मीटिंग करने के बाद सिंपल सी बात है, फर्स्ट नेचुरल मीटिंग करवाओ, सीमेन जो है वो फीमेल की बॉडी में चले जाएंगे और वहां से उसको स्पून से निकालो। सिंपल सी बात है, अ सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द वजाइना बाय स्पून और बाय स्पंज, बाय स्पून और बाय स्पंज, ओके, बाय स्पून और बाय स्पंज। मतलब सिंपल सी बात क्या है, आप लोगों को सिंपल सी बात क्या है, पहले नेचुरल मीटिंग होने देना है, नेचुरल मीटिंग होने के बाद, नेचुरल मीटिंग होने के बाद क्या करना है, वहां पे जाना है और स्पून से वो स्पर्म बाहर निकालने, बस दैट्स इट। समझ गए? ये है नेचुरल मेथड, सीमेन कलेक्ट कर लिया है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को आर्टिफिशियल वजाना मेथड, इसमें क्या होता है ना, आर्टिफिशियल वजाना बनाओ, एक रबर ट्यूब होती है, रबर ट्यूब, उसको लो और उसको लेने के बाद इंसर्ट इनटू द पेनिस ऑफ द मेल, वहां पे पेनिस में इंसर्ट कर दो और वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करो, है ना, उसमें स्पर्म आप ले लो। थर्ड नेक्स्ट थिंग है कि आप लोगों को यहां पर कोई भी डमी फीमेल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, डमी फीमेल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, वो रबर ट्यूब में सारा का सारा सीमेन कलेक्ट हो जाएगा और उसको हम लोग ले लेंगे। ये हुआ कि सर आर्टिफिशियल वजाना मेथड। थर्ड मेथड कौन सी है? दैट इज अ मसाज मेथड। मसाज मेथड में क्या करना है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बाय द प्रेसिंग द सेमाइनल वेसिकल एम्पुला थ्रू द रेक्टम, मतलब थ्रू द एनस उसके हाथ अंदर इंसर्ट करना है और एनस अंदर इंसर्ट करने के बाद उसके जो टेस्टिस है उसको प्रेस करना है, सो उसका सीमेन जो है बाहर आ जाएगा, सीमेन जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना। सो दैट विल बी द मसाज मेथड। मतलब हम लोगों को, फिर से बोल रहा हूं मैं, थ्रू द एनस हाथ इंसर्ट करना है, उसके बाद वहां पे जो टेस्टिकल से उनको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद उसमें से फिर प्रेस करने से बाद उसके पेनिस में से फिर हम लोगों को सीमेन मिल जाएगा। ये एक मेथड है मसाज मेथड। अब इसमें दिक्कत ये भी है, मसाज मेथड में दिक्कत ये भी है, यूरिन मिक्स हो जाता है, बहुत बार यूरिन मिक्स हो जाता है, क्योंकि यूरिन की दिक्कत है, यूरिन मिक्स हो जाएगा। फिर बढ़ते थोड़ा सा आगे, सर अब कौन सी मेथड है, इलेक्ट्रो इजाकुलेटर मेथड। इसमें क्या करते हैं ना, उसके टेस्टिकल्स को इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं, उसके टेस्टिस को इलेक्ट्रिक करंट दो, फिर उसमें से स्पर्म बाहर आएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये भी तो है,
इसमें दिक्कत क्या है और कि उसमें से स्पर्म तो बाहर आ जाएंगे लेकिन यूरिन भी बाहर आ जाएगा। सो दैट इज दिक्कत इन इलेक्ट्रो इजैकुलेटर मेथड की, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक दे दो उसके टेस्टिकल्स को, कितनी गंदी चीज है यार। सो दैट इज बेसिकली हार्मफुल टू द एनिमल्स, एनिमल्स तो मर जाएंगे ऐसे, एनिमल्स मर जाएंगे ऐसे अगर ये करेंगे तो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं एक बार। हार्मफुल टू द एनिमल्स, यूरिन में मिक्स विद द सीमेन, यूरिन जो सीमेन के साथ मिक्स हो सकता है। एनिमल में लाई डाउन ड्यू टू द पैरालिसिस, पैर को पैरालिसिस हो गया, उसके बाद सीमेन वॉल्यूम इज लार्जर, है ना, और बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें यूरिन भी मिक्स हो जाएगा, तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। तो ये चीज यहां पर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, अब हम लोगों ने सीमेन एक्सट्रैक्ट कर लिया है, नेचुरल मेथड से, आर्टिफिशियल मेथड से, है ना, इलेक्ट्रो इजैकुलेटर मेथड से हम लोगों ने सीमेन एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इलेक्ट्रिक से मरता नहीं ना, वही तो इलेक्ट्रिक शॉक बोले तो बहुत ज्यादा नहीं ना, छोटा सा शॉक देना उसको, मर जाएगा ना वो इलेक्ट्रिक शॉक, वो रह गया सीमेन बाजू में, वो मर गया एनिमल, साला मर गया किसी और चक्कर में। ये तो डेंजर है, हाँ सच में ये डेंजर है। आप लोगों ने फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, मुझे पता है, आपके रिएक्शन से मैं बोल रहा हूं, आप फॉर द फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, आप फॉर द फर्स्ट टाइम जिंदगी में ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, मैं समझ गया हूं। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब देखते हैं कि सर अभी सीमेन को इवेल्युएट करना है ना, सीमेन को इवेल्युएट करना है। और एक बात सच बताना बेटा मेरे को, क्या आपको जिंदगी में अभी तक इतने आसान भाषा में किसी ने पढ़ाया है? क्या जिंदगी में आपको अभी तक किसी ने इतने आसान भाषा में पढ़ाया है? सच बोलो। नहीं सर, नहीं सर, यस सर, सही है। चलो बाकी लोग भी बोलो यार थोड़ा, बाकी लोग भी बोलते जाओ थोड़ा सा। चलो नहीं सर, साक्षी, ओके। अब सीमेन इवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा कि जो सीमेन हम लोगों ने अभी तक कलेक्ट किया है उसको हम लोगों को इवैल्यूएट करना है कि ये कैसे, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, क्या चीज है ना, जो हम लोगों ने अभी तक सैंपल कलेक्ट किया है उसके बारे में एक बार देखेंगे हम लोग। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि उसका फिजिकल कैसे होना चाहिए, मतलब फिजिकली वो सीमेन कैसे होना चाहिए। तो फिजिकली सीमेन कैसे होना चाहिए, द कलर शुड बी क्रीमी मिल्की व्हाइट। सायर या फिर बुल होगा तो वो 5 to 8 ml तक मिल्क सीमेन प्रोडक्शन करेगा। बफेलो बुल होगा तो 2 से 4 ml तक प्रोडक्शन करेगा। अब आते आगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना है उसका। द गुड सीमेन हैविंग द 80% ऑफ स्पर्म आर मोटाइल, मोटाइल का मतलब मूवमेंट करने वाले। अगर सीमेन अच्छा है तो उसमें से 80% सीमेन में से जो भी स्पर्म है वो अच्छे होंगे। अब सीमेन क्या है और स्पर्म क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सीमेन का मतलब होता है वो जो पूरा व्हाइट कलर का लिक्विड होगा, दैट इज कॉल्ड एज सीमेन, और उसके अंदर जो मूवमेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म। सीमेन और स्पर्म में फर्क समझ में आ गया आपको? अब व्हाइट क्रीमिश कलर लिक्विड, उसको कंप्लीटली हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सीमेन। उसमें जो होंगे, जो जिंदा होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग स्पर्म, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्म। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब केमिकल इवैल्यूएशन करते हैं उनका, जो सीमेन हम लोगों ने कलेक्शन किया उसका केमिकल इवैल्यूएशन। उसका पीएच कितना होगा, 6.4 to 6.8 ये पीएच होगा। बायोकेमिकल, फ्रुक्टोलाइसिस अच्छा होना चाहिए। मिथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट उसकी करनी चाहिए हम लोगों ने। रिजाजुरिन रिडक्शन टेस्ट हम लोग कर सकते हैं उसका, अगर वो अच्छी होगा, अच्छा होगा तो ही पास कर देना उसको। अब सीमेन डाइल्यूशन करना है, तो पहले हम लोगों ने सीमेन कलेक्शन कर लिया, सेकेंड हम लोगों ने सीमेन का इवैल्यूएशन कर लिया कि हाँ भैया व्हाइटिश क्रीमिश कलर का है, सब चीजें तो सही है। अब हम लोगों को देखना है दैट इज अ सीमेन डाइल्यूशन, सीमेन का डाइल्यूशन करना है, क्योंकि सीमेन का वॉल्यूम बढ़ाना है। 1000 काऊ को अगर फर्टिलाइज करना है तो सीमेन का हम लोगों को डाइल्यूशन करना पड़ेगा। अब डाइल्यूशन कैसे करते हैं, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सीमेन एंड लाइफ स्पैन ऑफ द स्पर्म ऑफ द सीमेन, डाइल्यूशन मस्ट बी टेक्स प्लेस। कैसे करना है सर डाइल्यूशन? बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी डाइल्यूटर। अब उसमें क्या क्या होता है, एग यॉक, जो अंडा होता है ना उसका यॉक, 20% आईवीटी, कोकोनट मिल्क, ये सारा मिक्स करना है, और इनको मिक्स करने के बाद उसको उसके अंदर स्पर्म डालने, उसके अंदर स्पर्म डालने, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी डाइल्यूटर लेके आइए और उसको दे दीजिए, तो सीमेन क्या होगा, डाइल्यूट, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और हम लोग ना 1000 काऊ को फर्टिलाइज कर पाएंगे, पूरे साल भर में कर पाएंगे। अब हो गया सीमेन डाइल्यूशन। अब हम लोगों को क्या करना है, सीमेन का प्रिजर्वेशन। सीमेन का प्रिजर्वेशन मतलब जो हम लोगों ने सीमेन कलेक्शन किया, एनालिसिस किया, डाइल्यूट किया, अब उसको स्टोर करके रखना है। तो सीमेन को ये स्पर्म प्लस फ्रुक्टोज प्लस सम अदर आयंस इज इक्वल टू सीमेन बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। सीमेन प्रिजर्वेशन,
प्रिजर्वेशन मतलब उसको स्टोर करके रखना है। अभी स्पर्म हमने कलेक्शन किए और डायरेक्टली हम लोग दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो हम लोगों को सीमेन प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट, इंक्रीज द लाइफ स्पैन। सेकंड, टू अवॉइड द कंटामिनेशन बाय द बैक्टीरिया। रिड्यूस द मॉर्टेलिटी रेट ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्पर्म मरने नहीं चाहिए, उनको जिंदा रखना है। जिंदा है तो मेथड्स फॉर सीमन प्रिजर्वेशन क्या क्या करना है। फर्स्ट, प्रिजर्वेशन एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको रख दो एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। 4 से 7 दिन वो जिंदा रहेंगे, नॉर्मल रूम पे रख दो। सेकंड थिंग है कि नहीं सर हम लोगों को प्रिजर्वेशन करना है रेफ्रिजरेटर में, तो उसको 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करो। दे कैन ऑल्सो बी स्टोर फॉर द 4 डेज, 4 दिन तक वो जिंदा रह सकते हैं। अब स्टोर इन द लिक्विड नाइट्रोजन, -196 डिग्री सेल्सियस पे उनको स्टोर करना है हम लोगों को लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में क्यों सर? क्योंकि नाइट्रोजन में बहुत चीजें अच्छी रहती है, वहां पे बैक्टीरिया नहीं आते। सर कैसे? आप चिप्स खाते हो, चिप्स में नाइट्रोजन की हवा है तो फूड प्रिजर्व रहता है ठीक से, वैसे ही स्पर्म को प्रिजर्व करना है आपको। तो लिक्विड नाइट्रोजन में, सर लिक्विड नाइट्रोजन में अंदर डाल देना है? नहीं बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन लेना है, उसमें टेस्ट ट्यूब में ऐसे डाल देना है। सो अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन में उसको प्रिजर्व कर रहे हो, है ना, तो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक वो रह सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि सर फ्रोजन सीमेन का कुछ बेनिफिट है? हाँ है। इट कैन बी स्टोर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, इट कैन बी कंडक्ट टू ओवरऑल द। अभी आपको इंडिया के बुल का सीमेन अमेरिका लेके जाना है, इंडिया में गिर है उसका सीमेन अमेरिका में लेके जाना है, तो क्या अब डोनाल्ड ट्रम्प ने बुलाया है, डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो आप क्या करोगे? आप मतलब वो जो बुल है वो एरोप्लेन में लेके जाओगे और एरोप्लेन के साथ बुल को लेके जाओगे अमेरिका में, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प तात्या के घर पे? ऐसे तो नहीं होगा। फिर इसका मतलब क्या है ना, आपको उसका सीमेन निकालो, उसका सीमेन प्रिजर्व करो, वो लेके जाओ, वो तो सिंपल है ज्यादा। अब डिसएडवांटेज क्या है? ये तो एक तो कॉस्टली मेथड है बहुत। नंबर 2, उसमें हाइजीन मेंटेन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। सायर, बैक्टीरियल सीमेन, सायर जब सीमेन इजैकुलेट कर रहा है तो उसके साथ यूरिन भी आ सकता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब ड्यू टू द फ्रीजिंग 40% स्पर्म तो वैसे ही मर रहा है, बाकी के 60% कंपटीशन करेंगे। अब हम लोगों ने प्रिजर्वेशन किया, देखो पहले हम लोगों ने स्पर्म एब्जॉर्ब किया, मतलब स्पर्म निकाले उसमें से, है ना। सेकेंड थिंग हमने उनका एनालिसिस किया। थर्ड थिंग हम लोगों ने उसका डाइल्यूशन किया। फोर्थ थिंग हम लोगों ने उसको प्रिजर्व किया। अब प्रिजर्व करने के बाद द लिक्विड स्पर्म गेट इनटू द सॉलिड। अरे भैया दूध डालोगे, है ना, और उसमें आप मतलब शक्कर वक्कर डालोगे और फ्रीज में रख दोगे, क्या होगा? उसकी कुल्फी तैयार हो जाएगी, तो उसको फिर से पिघलाना पड़ेगा ना। सो बात तो वही है कि आप लोगों ने सीमेन प्रिजर्व करके रखा है, कुल्फी बन गई अभी उसकी सॉलिड, वो भी अब उसको लिक्विड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करना है। The process of dilution of frozen semen into once again into the liquid state, that is called as thawing. The process is called as thawing. Process को क्या बोलेंगे हम लोग? Thawing बोलेंगे। है ना, अकाउंट लो पढ़ते हैं सब। समझ गए बेटा? थॉविंग का मतलब समझ रहे हो? वो सॉलिड बन गया था, उसको लिक्विड बनाना है, फिर से सॉलिड बन गया था उसको लिक्विड बनाना, दैट इज कॉल्ड एज थॉविंग। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इंसेमिनेशन मेथड। तो अभी तक हम लोगों ने स्पर्म इजैकुलेट कर लिए, हाथ में लिए हैं, इवेल्युएट कर लिए है ना। उसके बाद उसको डाइल्यूशन किया है, अब उसको प्रिजर्व किया है, प्रिजर्व करने के बाद फिर से लिक्विड में कन्वर्ट किया है उसको। तो आप मुझे एक बात बताओ, उसको अगर लिक्विड में थॉविंग नहीं करेंगे, फिर से कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो क्या सॉलिड फीमेल के वजाना में अपन डाल सकते हैं क्या सॉलिड स्पर्म? वो जाएंगे अंदर? नहीं जाएंगे। तो उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज थॉविंग। अब थॉविंग होने के बाद हम लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है। सो इंसर्ट ऑफ द स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ द वजाइना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। क्या प्रोसेस है वो? इंसेमिनेशन प्रोसेस है। समझ रहे हो? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। अब पहली मेथड है कि सर हम लोगों को स्पर्म इंसर्ट करने, स्पर्म डालने वहां पे। तो फर्स्ट मेथड कौन सी है? द फर्स्ट मेथड इज दैट रेक्टो वजाइनल मेथड। कौन सी? रेक्टो वजाइनल मेथड।
अबे कुछ तो बोलो, ओ कुछ तो बोलो। चलो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ बोलो, जो कुछ बोलना है बोलो। यस क्लियर, कुछ तो बोलो। मैं वहां पे जा जाके कमेंट्स देख रहा हूं मैं कि अच्छा कमेंट्स ठीक है, सही है, गलत है, क्या चीज है। क्या बोलने थे? कुछ तो बोलो। हाँ आशीष क्लियर है सर। दीपिका कुछ तो बोलो, बाकी लोग बोलो यार कुछ ना कुछ। क्लियर है, हाँ ऐसे बोलो, मेरे को समझ में आता है कि तुम जिंदा हो। हाँ ऐसे बोलो, कमेंट बॉक्स में डाला करो जल्दी जल्दी से कि हाँ सर जिंदा है हम लोग। कुछ तो दिखाते जाओ कि मतलब हाँ जिंदा है। अबे मेरा सुबह से चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है, 7 से 8 है ना। 7 से 8 था, 8 से 9 था, 9 से 10 आप ही लोगों का मैंने लेक्चर कंडक्ट किया। उसके बाद 10 से 11 मैंने ब्रेक लिया है, 11 से 12 फिर से कर रहा हूं मैं। चौथा फोर्थ लेक्चर मेरा ये। मेरी एनर्जी देखो, आप लोगों की एनर्जी देखो। मर रहा हूं मैं। अबे नहीं होता है ऐसे, आप लोगों की एनर्जी मेरे से दोगुनी चाहिए। यू शुड बी डबल, है ना। और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आई वॉन्ट टू मेक यू क्लोन। मेरा क्लोन मुझे आप लोगों को बनाना है। आपको आप लोग मेरे को मेरा स्टूडेंट बनाना ही नहीं है, आप लोगों को मेरा क्लोन आपको बनाना है मुझे, कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं उस तरीके से आपको समझना है। अब इंसेमिनेशन मेथड, पहले हम लोगों ने स्पर्म लिए, स्पर्म कलेक्ट किए, इवेल्युएशन किया उसका, उसको प्रोसेस किया, उसको डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन के बाद उसको स्टोर करके रखा, अब उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। अब ये फीमेल के बॉडी में इंसर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। अब पहली मेथड है दैट इज रेक्टो वजाइनल मेथड। तो रेक्टो वजाइनल मेथड में कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। हम लोगों को थ्रू द एनस, हाथ अंदर ऐसे, है ना, अपने को हाथ अंदर ऐसे डालना है। उसके बाद ये इजैकुलेटर लेना है ना, इजैकुलेटर लेना है, उसमें स्पर्म डालने हैं और थ्रू द वजाइना इसको अंदर डालना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, थ्रू द रेक्टम उसके हाथ अंदर डाला मैंने, थ्रू द रेक्टम, एनस से हाथ अंदर डाला है मैंने। और अब ये मत पूछना कि भैया ये एनस क्या है और रेक्टम क्या है और ये सारी चीजें क्या है, मैं बता दूंगा फिर भी। जहां से उसका डंग बाहर आता है उसमें वहां से अपने हाथ अंदर डाला है, दैट ओपनिंग में से हाथ अंदर डाला है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि रेक्टो वजाइनल मेथड से ये इंसेमिनेटर लिया है, उसमें हम लोगों ने सीमेंट डाल दिया, वो जो कलेक्ट किया था लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये थ्रू द वजाइना इंसर्ट करना है। तो एक हाथ मेरा गया एनस से, एक हाथ गया वजाइना से गया। अब मुझे क्या करना है ना, उसको एम्पुला रीजन में इसको जाके छोड़ देना है, इसको बाहर निकालना है, बस दैट्स इट। हाथ बाहर निकालना, हो गया बाहर। हाथ में ग्लोव्स वगैरह अच्छे से पहनना है। So that is called as rectovaginal method. This method, left hand inserted through the anus and hold the cervix with the right hand, and artificial insemination tube injecting gun insert into the cervix through the vagina and release the semen. वहां पे ऐसे हाथ डालना है, राइट, या ऐसे डाला जाता है यूजुअली। राइट हैंड पहले यहां से और यहां से सीमेन, और ये पुट ऑन करो, बाहर निकालो, हाथ बाहर निकालो, बात खत्म। ये हो गया। शी याक, कितना गंदा आदमी है ये, है ना। वजाइनल स्पेक्युलम मेथड नेक्स्ट है, और ये गोट और शीप में की जाती है, ज्यादा पॉपुलर है नहीं वैसे तो ये। सीमेन इज डिपॉजिटेड एट द सर्विक्स, कुछ नहीं, वो नॉर्मल इंजेक्टर लेना है और डायरेक्टली सर्विक्स में डाल देना है। अब गोट और शीप में हम लोग रेक्टो वजाइनल मेथड तो यूज नहीं कर सकते, है ना। गोट का एनस का होल जो ओपनिंग जो बहुत छोटा है, तो हैंड इंसर्ट नहीं कर सकते। ये मेथड जो है काऊ में और बफेलो में ज्यादा करेंगे। तो वेजाइनल स्पेक्युलम मेथड ये किस में करेंगे, गोट एंड शीप में, क्योंकि उनका ओपनिंग बहुत छोटा है ना। ओपनिंग छोटा है तो हम लोगों को क्या करना है, दिस मेथड इज स्पेक्युलम प्लेस्ड वजाइना of the animal, then inseminating the tube is passed through the speculum and semen is deposited at the cervix. कुछ भी नहीं, नॉर्मल से ऐसे ट्यूब डालनी है ना, चम्मच से, स्वाहा। ओके चलो वापिस आ जाओ। ट्यूब लेनी है, उसको हम लोग इंजेक्टिंग गन बोलते हैं, उसमें स्पर्म भरने, ऐसे डालना है, बस बिल्कुल स्वाहा। हाँ बोलो ममा आ जाओ बाहर, खत्म बात, बात खत्म है। सिंपल सी बात है यार, मैंने पहले ही बोला था, मैं लाज लज्जा शर्म, मैं मास्टर हूं, मैं टीचर हूं, मेरे लैंग्वेज में आई एम टीचर एंड यू आर स्टूडेंट। और आप लोगों को मुझे अगर समझाना है और तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को नहीं रोक सकती है। आप लोगों को मुझे समझाना है, मैं ओपन माइंडेडली सारी चीजें समझाऊंगा, मैं उसका टेंशन नहीं लूंगा कि अच्छा ये ऐसा वो वैसा। हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे कुछ भी बोले। हाँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है भैया, हम लोगों को खुल के पढ़ना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब आपको मैं बता रहा हूं कि हाँ शीप एंड गोट में ऐसा होता है, काऊ में वैसा होता है, क्यों होता है ये भी तो बताना पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाओगे ना। क्या मेरी बात गलत है? मेरी बात गलत हो तो मुझे बोलो आप, मेरी बात सही हो तो वैसे भी बोलो आप। सर आप जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हो, है ना, जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ा रहे हो अरे भैया मैं प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट करके ही पढ़ा रहा हूं सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये किया है खत्म, आप लोग देखोगे इसका आंसर मुझे बताओगे।
60 सेकेंड्स का दे रहा हूं, 60 सेकेंड्स का। इसका आंसर मुझे आप दोगे, चलो इसका आंसर मुझे आप दोगे। हाउ विल नो द राइट प्लेस इनसाइड द बॉडी? क्यों इनसाइड द बॉडी? हम लोगों को क्यों पता नहीं चलेगा? आप तो सोचो ना, डॉक्टर को पता चलता है। सर नोट्स हिंदी में प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा बेटा, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं। नमस्कार। सीढ़ी चाहिए। सर काऊ को पेन नहीं होता, क्यों नहीं होगा भैया? पेन पेन तो डेफिनेटली होगा। सर करा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहता। ओके बेटा, मैं ट्राई करता हूं, मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूं। अब आंसर देखिए, -196। किस किस गधे ने ये लिखा है मेरे को बोलो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी गधे ने अगर सेकंड ऑप्शन लिखा होगा तो ये एग्जाम में आपके साथ होगा। मेरे को लगा ही था। ये लिखो, मैंने बोला ही ना, ये तो आप नहीं लिखोगे मेरे को पता है, लेकिन ये देखना भाई, यहाँ पे -196 है, 96 है। मुझे पता था ये लिखोगे आप, ये पता था मुझे। चलो, समझ में आ गया? समझ में आ गया? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। वो झूठ नहीं बोलना। सच कहना, वो झूठ नहीं बोलना, बस सच कहना। दिल पे हाथ रख के बोलना। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या चीज हो रही है? सर आप बार बार इधर उधर क्यों जा रहे हो? वो कमेंट जो है ना, मुझे देखनी है कि आप क्या डाल रहे हो। सर प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे अचानक से नहीं मिलते हैं। तो जहां जहां पे आ रहा है ना, वहां वहां पे मैं बोल रहा हूं आपको। डोंट वरी अबाउट दैट। हाथ रख दो दिल पे जरा। अच्छा, हर्ष का कहना है थोड़ा इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम है, मैं मराठी में बात करने की ट्राई करूंगा, सॉरी हिंदी में बात करने की ट्राई करूंगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा। भले ही आप हिंदी वाले बंदे हो, लेकिन आपको भी अंग्रेजी में समझ में आ रहा होगा। ओके। डज दिस मेथड मेक द डिफरेंस इन द चाइल्ड हेल्थ? नो, ऐसे कुछ नहीं होता है, यही मेथड यूज करते हैं। चलो बेटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय, टेक केयर।